जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और इसका निधन 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान सिताबदियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार हिसार जिले में फैला। इसको पुकार नाम इसके कौन कौन से नाम से पुकारा जाता था? बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने जन्म पक्षधरता के कारण लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हरिदिया। इसकी पत्नी थी प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिला हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, वाशिंगटन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अवस्था के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। इसके राजनीतिक जीवन कैसे रहे? 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 से 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए। सम्मान, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। 1998 में भारत रत्न भी इसको प्राप्त हुए। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीतिक संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अवसाय के परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के गिने चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका कर्मधारित थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीतिक बदलने के लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्षधर पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग रहा। गांधीवाद के संघर्ष से आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों के लिए क्रूरतापूर्ण दमन किया जाने लगा। तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश के छात्र और युवाओं का आक्रोश फूटा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठन रूप से धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे जाने लगे और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उनका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों
प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका आसन हो गया। सत्ता बदल गई कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचातान में दूर चला जा रहा था। कुछ लोग कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है कि इस दिशा में बड़ी पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। यहाँ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना प्रकाशित है। इस संकलित अंश की उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों में आई लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन समर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दिशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कहकर संपूर्ण क्रांति मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों का हृदय क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप का धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान फिर न वैसा भीड़ इकट्ठी हुई थी और न ही होगी। इसके बारे में लिखा गया है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समदार देता है, बढ़कर जिसके पदचिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने इसके बारे में लिखा था। ये जो संपूर्ण क्रांति है ना, ये संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण का एक अंश रूप है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण उसी का एक अंश है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवा साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुनाते या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल ही के दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम ना हो, जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू के साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी कुछ कविताएं सुनाए। मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ तालियां हरगिज न बजाएं। मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी के विचार होंगे, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गाली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, ज़मीनों की कुकरियाँ होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है, यह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए सरदार भगत सिंह के साथ बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर की क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने। यह तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेल भरती रही। लेकिन आज इस 28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है।
भूखी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता। बगैर रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेने में, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता, जनता का होता है। ये हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थान भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उसका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। शिक्षा का पाठ दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए है। नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ नारे ज़रूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है कि और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए तो उस रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोनायक इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनटों में उनको अस्पताल पहुंचा गया। गोनायक जी ने 3 मिनटों में विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट अटैक फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उसका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी। यह कविता सुन के उनका वो सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है कि हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बोनपुरी भी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वो देते, एक एक शब्द में अंगार होता। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवाओं और छात्रों और देशों के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से ही हो रहा है, प्रारंभ हो गया है। वह कविता इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती है। लेकिन आज दोनों ही नहीं हैं, ना दिनकर जी ना बोनीपुरी जी। तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जागी है और इनका हृदय भर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है और मैंने जिम्मेदारी के अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब मैं पहला अपने आह्वान किया था कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है, तो यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसे बाद में बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथ में है। उत्साह और अंदर शक्ति, आपके अंदर जवानी और आपके अंदर आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी मैं आप सबसे यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके कोई हमसे डिटेक्ट करके पीछे से क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनिए। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना समय मेरे पास होगा, उनकी बहस करूँगा, समझाऊंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को मानना होगा, आपको मानना होगा। तब इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं होता। यह क्रांति सफल हो सकती है और नहीं आपस में झगड़ों में, बहसों में। पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। क्या नेताजी निकलेंगे? क्या नतीजा निकलेगा? बहुत दिनों में सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में
जनवरी महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे। वे छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती। अब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय विद्यार्थियों में और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया था। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूँ ही मेरा जीवन बीता। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो कहिए माथुर बाबू, जमाता बाबू, फूलदेव सहाय वर्मा थे, उसके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्रता नहीं, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किस विद्यालय में नहीं जा पाता। बिहार के विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था तब मैं स्वामी सत्येंद्र सत्यदेव के भाषण सुना करते थे और अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर नहीं हूँ, थोड़ी सी खेतें और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजटेक अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे अमेरिका भेजें, तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका था। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊंगा, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग जो हमारे पता नहीं है कि उन्होंने किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बन गया हूं। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए गए हैं। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में मैंने काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने की, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटलों में या बर्तन धोया या वेटर का काम किया तो शाम को, रात को खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से, मकान को हमको आया बराबर 2-3 लड़के। कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर और कोई ना अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी थी। इस गरीबी में मैं पड़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ आउट टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, सुसाइन पार्लर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया। डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। बताइए। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वहाँ लेनिन का ज़माना था, वह ट्रॉट्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मारे गए। 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया था और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय
तक जो भी मार्क्सवादी के साथ ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज़ एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके हमारे क्लासेस लगते थे। वहाँ से जब भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वो सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ जो कम्युनिस्ट है उसको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास में हाथ यों पूंजीपतियों के हाथ उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेटेड नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की कि आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। वो बहुत प्रेमी से मिले। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए। बहुत प्रेम से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जिससे नीचे सब लोग मुझसे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दें, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण की शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बसें से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं तो कोई ट्रक से भर के आ रहे हैं। डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं। जहाँ तहाँ रोका, इनको लड़कों को पीटा, गिरफ्तार किया अनायास कोई कारण। और यहाँ हमसे आकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते का जुलूस नहीं जाएगा, इससे यह खतरा है कि वो खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो तो शायद उन्होंने गोली चलाने पड़ी, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े हुए भी छात्र लोग उधर से जाना था, आप उधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को लेकर आए और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो, लेकिन लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया गया। लेकिन अलग मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को जनता को अधिकार नहीं, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे, अपनी जहाँ चाहे वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनका पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने भी कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना हूँ कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों? तो उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं? आप जनता के घबराते हैं, आप जनता से आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपको हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है।
क्या यह जनता का देश है? डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नतीजा नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठियाँ चलाते हैं, गोलियाँ चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है? इसे बदलना चाहिए। जयप्रकाश नारायण छात्र युवाओं, और क्योंकि जो भी आंदोलन में इस देश आज उठेगा उसका नेतृत्व युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें से कोई संदेह नहीं है। मित्रों, एक बात तो यह कहना था कि मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ। अब जरा आपको बांध लूँगा। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ प्रदर्शन उन्होंने उठाए। उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, उन्होंने अंडरग्राउंड बम्बई में वहाँ रहते थे और अंडरग्राउंड के नेता थे। वो सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस का मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठ मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड ज़माने में जो मित्रता होती है वो ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहें, वो कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र जिनके भाव अच्छे हैं हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे और जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों, मेरे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं विरोध करूँगा। अपनी अकल के मुताबिक हम लोगों इनकी तरह नौजवान थे उस ज़माने में, लेकिन यह ज़रूरत होती थी कि हम लोग कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महत्ता थी कि इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना समझाते थे। उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस ज़माने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतंत्रवादी समाजवादी बन गया, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं नवोदय में आया बिहार, और जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे मानते थे बहुत, मैं उनका बहुत आदर करता और प्रेम भी करता, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, उसमें भी बड़प्पन था अक्सर। तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं को बुरा नहीं माना, लेकिन पटना के फायरिंग पर मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा में मैंने प्रयोग किया था। उस समय वो बहुत नाराज़ हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिए। यह बहुत गलत आपने किया है। इससे कश्मीर का सवाल हल करने से आपको दिक्कत होगी। थोड़ी दिनों में 18 महीनों में वो बस चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है वो जवाहर जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कई ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहर जी के परराष्ट्र नीतियों के संबंध से में स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और कोई गर्व नहीं करता हूँ मैं उस समय जो आलोचना किया हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा जवाहर जी के बाद मैंने माना पड़ा। तिब्बत के बारे में जो मेरी बातें थी
तिब्बत के बारे में मेरी बातें तो मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उन्हें धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उसने हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, संभाल नहीं सके। ऐसा घाव लगा कि जब चीन ने आक्रमण कर दिया, वो कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में भी नहीं था उनका मतभेद। अब तक एक बात ले लीजिए जिनसे चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, वो क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपये वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाए जाएंगे, समाजवाद का नारा लगाए जाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करके अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये में जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ भाई, इस चुनाव की प्रसिद्धि आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं तो आप गरीब उम्मीदवार खड़े हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो पार्टी गरीब है वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? प्रेस की रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता था और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता हूं। वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र नहीं किया है, फिर भी मैंने पुराने विचारों को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रम विचार प्रचार सफाई के लिए इतना नहीं कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र जो मार्क्सवाद थे लेनिन के मूल उद्देश्यों से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का एक सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वो लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरा या अन्य किसी अन्य छात्रों की या अन्य ना विपक्षी राजनीतिक दलों की, ना सर्वोदय सेवाओं की है कल्पना। इससे दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा के विघटन हो जाएंगे, 6 महीने या वर्ष भर फिर चुनाव प्रचार होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन के संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा विनियम आदि अंतर्गत ही पुनर्विचार होंगे। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसे कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार बार दिया है, पर इसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव प्रसिद्धि और विधानसभा के चुनाव को कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चुनिए, नए ढंग का, जिसे घिसे पिटे राजनीति का चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी। यह आम आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों को जनता आंदोलन
को दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या मेरा यह कहना है कि संक्षेप में आज की परिस्थिति में आम जनता, आम मतदाता के केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया ना स्वच्छ ना स्वतंत्र होती है, ना उम्मीदवारों का चयन में मताधिकारियों का हाथ होता है। और चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उसका कोई अंकुश नहीं रहता। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसके बावजूद हमने लोकतंत्र की स्थापना की। विकसित देश के लोकतंत्र समाज में जो प्रभावी शक्तियाँ यानी परस्पर एक दूसरे के प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर बढ़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस की पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जनता और शासन के बीच संरचना यहाँ नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु इसके अभाव में अब आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी और जनता नहीं, किसी भी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट दे, किंतु यह भी रुपया, जाति और बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभा हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक, सर्वसाधारण जनता जागृत हो गए हैं, वे आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज की जो संगठित असंगठित जनता है उनमें एक ऐसी शक्ति आ जाए वो सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों का आचरण यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। यह तो है कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष और जन संघर्ष समिति मिलकर करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसी रास्ता बनाएंगे जिनसे आपस में फूट हुए बगैर समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव जनता को एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार आम क्षेत्र चुनाव जीतेगा उस भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम संघर्ष समितियां करेगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसका इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा। आज की तरह अछेंद्र, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छ नहीं हो पाएगी। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों या जनता के बीच बन रही है या बन गई है, उनका काम केवल शासन के संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम है तो समाज का हर अन्याय इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियाँ छात्रों को जनता के बीच बन रही है उनका स्पष्ट केवल काम शासन या संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के संघर्ष के विरुद्ध करना होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव के छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस हो या अन्य किसी भी प्रकार के घूसखोरी लेती है तो उसके खिलाफ तो संघर्ष ही रहेगा, जिसके साथ
ही साथ जिन बड़े किसान ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियाँ की है उनका भी विरोध होगा। समितियाँ करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गाँव के तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि उनकी समितियाँ उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता का छात्र की निर्दलीय संघर्ष समिति का अस्थायी रूप से कायम रहेगी। छात्र केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये चैप्टर में संपूर्ण क्रांति का जो नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है, इसका ये जो पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण का एक अंश है, ठीक है ना। वो अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे अमेरिका में पढ़े, ठीक है ना, कितने गरीबी के कारण वो अमेरिका गए और अमेरिका में जाके पढ़ाई किए, वहाँ पे होटलों में काम किया, बर्तन साफ़ किया, जूते साफ़ किए और उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ पढ़ाई किए। फिर उन्होंने